उसे पागल कहा जाता था, लेकिन इतिहास ने इस बात की अनदेखी की कि उसकी कृतियाँ जो आज करोड़ों डॉलर में बिकती हैं, उसकी पागलपन का परिणाम नहीं थीं, बल्कि भावनात्मक दर्द को पार करने के लिए अपनाई गई अब तक की सबसे समझदार रणनीति का नतीजा थी। इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे सहारे बताऊंगा जिनका उसने इस्तेमाल किया था ताकि अकेलेपन को उस कला में बदल सके जिसने उसे अमर बना दिया। और अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं तुम्हें 2 मुफ्त वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपकरण दूंगा ताकि तुम भी विपरीत परिस्थितियों को स्पष्टता में बदल सको। ये तुम्हें कठिन समय, अकेलेपन और दर्द का सामना करने में मदद करेंगे। विंसेंट वैन गॉग वास्तव में पागल नहीं था, वह एक महान कलाकार था। वह बस अपनी भावनाओं को समझने के लिए बहुत गंभीरता से खुद को समर्पित करता था। वह अपनी भावनाओं को पहचानने और जानने के लिए उनका अन्वेषण करता था, ताकि वह उन्हें अलग-अलग कर सके और यह विश्लेषण कर सके कि उनके साथ कैसे जिया जाए। इस खोजी कार्य को करने के लिए, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसके पास एक मुख्य हथियार था, एक ऐसा उपकरण जिसके लिए आज वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह उसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण एंकर है जिसके बारे में मैं आज तुम्हें विस्तार से बताने जा रहा हूं, पेंटिंग करना। लेकिन वैन गॉग लोगों को पसंद आने के लिए नहीं पेंट करता था, वह खुद की मदद के लिए पेंट करता था। वैन गॉग खुद को जानने के लिए पेंट करता था। वह कैनवास पर वही दर्शाता था जो वह महसूस करता था और अपने मानसिक समस्याओं के सामने हार न मानने के लिए पेंट करता था। वह जानता था कि कई बार उसकी भावनाओं की तीव्रता और शक्ति उसे बाकी दुनिया से दूर कर देती थी और यही उसके मानसिक अस्थिरता का कारण बनता था। और उसने खुद को समर्पित कर दिया। इससे बचने के लिए उसने गंभीरता से काम किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि उसने यह सब किस तरह किया। विंसेंट वैन गॉग ने अपनी छोटी सी जिंदगी के आखिरी 10 वर्षों में 2000 से भी ज्यादा पेंटिंग्स बनाई थीं। लेकिन ध्यान दें, देखिए, जब वह जीवित था उसने केवल एक ही पेंटिंग बेची थी, लाविनिया रोजा, और वह भी एक सामूहिक प्रदर्शनी में, जिसमें उसने ब्रुसेल्स, बेल्जियम में 2 पेंटिंग्स प्रस्तुत की थी। उस पेंटिंग को एक बेल्जियन कलेक्टर अन्ना बॉश ने खरीदा था, उस समय के 400 फ्रैंक में, यानी आज के हिसाब से लगभग $1000। और आज वह पेंटिंग मॉस्को के पुश्किन म्यूजियम के स्थायी संग्रह में है। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक है। तो भले ही वह अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स नहीं बेच पा रहे थे और यह भी जानते थे कि वे कभी बिकेंगी भी नहीं, फिर भी वे हर दिन नई नई पेंटिंग बनाते रहे। और वे ऐसा करते थे। इसके अलावा वे अत्यंत गरीबी में जीवन बिताने के बावजूद हर दिन लगातार रचना करते रहे, जो किसी को भी प्रेरित कर सकता है। जब उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियां उन्हें हार मानने और खुद को छोड़ देने के लिए उकसाती थीं, तुम फिर से हैरान हो जाओगे। लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि वास्तव में वैन गॉग को हर दिन पेंटिंग करने के लिए क्या प्रेरित करता था। ये 3 सच्चाइयां थीं। उसकी बुद्धिमत्ता, जिसने उसे खोजने के महत्व को समझने में सक्षम बनाया, उसका लगभग जुनूनी इच्छा, खुद के साथ जीने के रास्ते खोजने और अपने भावनाओं की ताकत और तीव्रता के प्रति सचेत रहने की चाहत, और ये कैसे उसकी मानसिकता को नुकसान पहुंचा सकते थे। इन 3 सच्चाइयों की पहचान हो चुकी थी। तो वे कौन से रास्ते थे जिनका उसने इस्तेमाल किया ताकि वह अपनी जुनूनी खोज में हार न माने और खुद को भी न छोड़े। इस मामले में ये 4 थे। खुद को बिना थके लगातार टटोलना, अभिव्यक्ति के एक सशक्त माध्यम के रूप में चित्रकला का उपयोग करना, अपने प्रिय भाई थियो के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना और प्रकृति के गहरे संपर्क में रहना। विंसेंट वैन गॉग पागल नहीं था और न ही वह सिर्फ एक चित्रकार था, वह एक सच्चा जीनियस था। और आज तुम इसे समझोगे।
उसने समझा कि अपनी इतनी प्रबल भावनाओं और संवेदनाओं का गहराई से अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका चित्र बनाना है। उसने उनका विश्लेषण किया, उन्हें चित्रित किया और फिर उन्हें अध्ययन करने में लग गया। वह उनमें से हर एक को अलग-अलग पहचानने और वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश करता था और उसके लिए उसकी पेंटिंग्स एक ओर तो जाहिर तौर पर खुद को व्यक्त करने का एक तरीका थीं, लेकिन दूसरी ओर वे उसके लिए खुद को ठीक करने की सबसे अच्छी कोशिश भी थीं। मई 1889 में वह अपनी इच्छा से सेंट पॉल मठ में भर्ती हो गया, जो सेंट रेमी में है। यह फ्रांसीसी प्रोविंस के बीचों बीच स्थित है और मठ ये एक आश्रय गृह के रूप में काम करता था, लेकिन साथ ही एक मनोरोग क्लिनिक भी था। और कुछ समय तक वास्तव में उसने ठीक होने के लिए इलाज भी लिया और जैसे ही वह बेहतर महसूस करने लगा, उसने फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया। और वह कहाँ चित्र बनाता था? उसने उस स्टूडियो में चित्र बनाए जो उसके लिए तैयार किया गया था, बगीचों में, खेतों में, मठ के चारों ओर और जैतून के बागों में, जो वहां भी थे। और जब वह मठ में था, तब उसने 150 से अधिक पेंटिंग्स और 100 से अधिक ड्राइंग्स बनाई, जिनमें से एक पर हम आज विशेष रूप से ध्यान देंगे, द स्टाररी नाइट। और इस कृति के बारे में तुम्हारे साथ चर्चा करते हुए हम साथ मिलकर वे दो पहले रास्ते देखेंगे जिन्हें वैन गॉग अपनाता था, खुद को जानना और चित्र बनाना। उस खोज में वह क्या पाता था? जब तुम द स्टारी नाइट को देखो तो उसे ऐसे मत देखो जैसे तुम रात का आसमान और तारे देख रहे हो, क्योंकि वह ऐसा नहीं है जो लेखक ने चित्रित किया था। वैन गॉग ने अपनी भावनाओं की संवर्धित वास्तविकता को चित्रित किया और यही वह कैनवास पर दिखाना चाहता था। उसने अपने भीतर झेले गए कष्ट को चित्रित किया, हालांकि केवल वही नहीं बल्कि अपनी आशा भी। वह वही चित्रित करता था जो उसने अपने भीतर पाया, वह नहीं बनाता था जो उसकी आंखें देखती थीं। और जब वह ऐसा करता था तो उसका उद्देश्य अपने भीतर या तो व्यवस्था पाना या उसे पाने की कोशिश करना था, अविश्वसनीय और भयानक आंतरिक अराजकता जिसे वह महसूस करता था। चित्र में आकाश को सर्पिलों के रूप में दर्शाया गया है। जब वह ऐसा करता था तो उसका उद्देश्य उस भयानक आंतरिक अराजकता में व्यवस्था पाना या उसे पाने की कोशिश करना था जिसे वह महसूस करता था। चित्र में आकाश को उथल पुथल भरे सर्पिलों और प्रकाश के भंवरों के रूप में दर्शाया गया है। हर एक स्ट्रोक, हर एक भंवर उस भावना को दर्शाने की कोशिश करता है जिसे चित्रकार महसूस करता था। दरअसल अप्रैल 2025 में वर्जीनिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ इंजीनियरों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार चित्र में दिखाए गए भंवर अब तक जो कहा जाता रहा है उसके विपरीत कोई वैज्ञानिक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं थे। वे भौतिक यथार्थ प्रवाह के नियमों का पालन नहीं करते। वे केवल और केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति थे। वैन गॉग ने वास्तविकता की नकल नहीं की। उन्होंने अपनी भावनाओं का अन्वेषण किया, उनका पीछा किया, उन्हें ग्रहण किया और उन पर विचार किया। सामने दिखाई देने वाला विशाल गहरे रंग का सरू का पेड़, धन्यवाद, चित्र के अग्रभाग में यह एक ऐसे तत्व के रूप में कार्य करता है जो जमीन से ऊपर उठता है, आसमान तक। यह वह पुल है जो वैन गॉग के भौतिक संसार और उस अनंत ब्रह्मांड के बीच है जिसमें वह अपनी भावनाओं और संवेदनाओं के साथ जीता था। चित्र में तारे और चांद केवल साधारण और शांत प्रकाश बिंदु नहीं हैं, बल्कि वे एक अद्भुत और रहस्यमय चमक बिखेरते हैं। उसने उन्हें कंपन करती हुई प्रभामंडल के रूप में चित्रित किया। ऊर्जा और रंग से भरपूर वे वैन गॉग की आशा की पुकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे वह उस आध्यात्मिक सांत्वना को चित्रित करना चाहता हो जो उसे उनमें मिलती थी और जो उसे उस सांसारिक निराशा से दूर ले जाने देती थी जिसमें वह जी रहा था। मैं आपको ध्यान देने के लिए आमंत्रित करता हूं क्योंकि यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि आप कितना कुछ समझ सकते हैं आज।
इस सार्वभौमिक चित्रकला के महान कलाकार के बारे में। खुद को खोजना और अपनी खोजों को अपनी पेंटिंग्स और चित्रों में उकेरना, यही उसके पहले और दूसरे रास्ते थे। अपने तीसरे रास्ते में खुद को न छोड़ने के लिए विंसेंट नियमित रूप से अपने भाई थियो को पत्र लिखता था। वह उसका विश्वास पात्र था और अपनी चिट्ठियों में वह थियो को बताता था कि वह किस तरह अपनी अकेलेपन और मानसिक अस्थिरता के कारणों को अच्छी तरह समझ पाता है। और उनमें से एक पत्र में, और यह दिखाने के लिए कि वह चित्रकारी की इच्छा को कितनी तीव्रता से महसूस करता था, विंसेंट ने थियो को लिखा। उसने कहा, मैं अपने भीतर एक आग महसूस करता हूं जिसे मैं बुझने नहीं दे सकता, बल्कि मुझे उसे और भड़काना चाहिए। थियो उसका एकमात्र था, सहारा और दुनिया से उसका एकमात्र गहरा संबंध। वह अकेला था जो उसे भावनात्मक और आर्थिक रूप से सहारा देता था, और उसके साथ उसकी बातचीत लगातार बनी रहती थी। वास्तव में उन पत्रों में से 650 से अधिक आज भी सुरक्षित हैं। वे चित्रकार की एक सच्ची आध्यात्मिक, कलात्मक और मनोवैज्ञानिक जीवनी है, और ये इस बात की भी गारंटी है कि मैं जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूं वह ठीक वैसे ही है जैसा मैं बता रहा हूं। वैन गॉग अपनी बहादुरी और अपनी प्रतिभा में लगातार अपनी अनुभूतियों, अपने भावनाओं का विश्लेषण करता था और अपनी तन्हाई को चित्रित करता था, फिर उसे अपने भाई थियो के साथ साझा करता था। क्या तुम कल्पना कर सकते हो वहां तक पहुंचना? सोचो, उसके लिए लगातार ऐसा करने की आवश्यकता का क्या मतलब रहा होगा, क्योंकि वैन गॉग केवल दर्द सहने और अकेलापन महसूस करने तक ही सीमित नहीं था। वह रुकता था, विचार करता था, अपनी भावनाओं को वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश करता था, उन्हें चित्रित करता था, और जो कुछ वह खोजता था वही वह थियो अपने भाई के साथ साझा करता था। ऐसा करना उसे उन्हें समझने में मदद करता था। अपनी एक चिट्ठी में वह उसे समझाता है, चाहे वह आकृति हो या परिदृश्य, मैं कुछ ऐसा व्यक्त करना चाहता हूं जो किसी उदासीन भावुकता जैसा न हो, बल्कि एक गहरा दर्द हो। यह करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा, दिन दर दिन, वर्षों तक अकेलेपन में, और यह जानते हुए कि वह जिस चीज में वह अपनी सारी कोशिशें लगा रहा था उसका कोई और उद्देश्य नहीं था सिवाय खुद को समझने और खुद की मदद करने के। वैन गॉग सिर्फ एक प्रतिभाशाली नहीं था, वह एक बहादुर भी था। अपनी बुद्धिमत्ता से उसने अपनी समस्या को पहचान लिया था। अपने भीतर शांति से जीने की गहरी इच्छा के साथ उसने रास्ते तलाशे। इसे करने के लिए और अपनी भावनाओं और संवेदनाओं की ताकत और तीव्रता को समझते हुए उसने अपने भीतर की खोज की। उसने चित्रकला को एक माध्यम के रूप में और अपने भाई के साथ पत्रों को एक थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन अभी भी मुझे तुम्हें वह चौथा रास्ता समझाना बाकी है जिसे वह इस्तेमाल करता था। हालांकि उससे पहले, अगर तुम्हें बुरा न लगे, मुझे लगता है कि हमें एक पल के लिए रुकना चाहिए और एक छोटा सा, बहुत ही संक्षिप्त विश्लेषण करना चाहिए। जबकि हम ये विश्लेषण कर रहे हैं कि वैन गॉग अपने समस्याओं के कारणों की तलाश कैसे करता था, तो चलो खुद से पूछें, हम क्या करते हैं? दुख की बात है कि हकीकत यह है कि अक्सर जब हम उदासी, चिंता या अकेलापन महसूस करते हैं तो हम उससे भाग जाते हैं, इसके बजाय कि हम सोचें कि हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। हम जो करते हैं वह है खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करना। हम अक्सर बाहर जाकर गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं, अपने मोबाइल फोन और उसकी विभिन्न ऐप्स में पूरी तरह से खो जाते हैं, या फिर अपने पसंदीदा टीवी शोज और सीरीज देखने लगते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि भागने के बजाय तुमने खुद से पूछा हो, क्यों? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? इसे ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? यह हमारी आधुनिक समाज की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। हम केवल प्रभावों को देखते हैं, कारणों के बारे में नहीं सोचते। यह ऐसा है जैसे कल्पना करो कि तुम खेत के बीच में लेटे हो और बारिश शुरू हो जाती है।
और तुम्हारी चिंता सिर्फ अपनी भीगी हुई कपड़ों की हो, बिना यह सोचे कि तुम्हें बारिश से बचने के लिए कोई छत ढूंढनी चाहिए। समस्या क्या है कि तुम्हारे कपड़े भीग रहे हैं, या यह कि तुम्हारे पास बारिश से बचने के लिए छत नहीं है? अपने जीवन में किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जो बार बार दोहराई जाती है। कोई दर्द, कोई भावना, कोई बहस जो बार बार होती है, या रुकावट का कोई एहसास। एक और उदाहरण सोचो, अगर तुम्हें जोड़ों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाए, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि वे जोड़ सूज गए हैं। तो इस स्थिति में तुम जो कर सकते हो वह है चुपचाप बैठे रहो ताकि दर्द ना हो, और दर्द कम करने के लिए दवाइयां लेना शुरू कर दो। दर्द के प्रभावों को कम करने के बाद भी दर्द तब फिर से लौट आएगा जब तुम दर्द निवारक दवाओं के असर में नहीं रहोगे। कुछ महीनों में यह बहुत संभव है कि तुम अपनी चलने फिरने या काम करने की क्षमता में और भी ज्यादा सीमित महसूस करोगे। उस सूजन को पैदा करने वाले कारणों पर ध्यान नहीं दिया गया। आमतौर पर ये कारण होते हैं गलत खानपान या उन जोड़ों के साथ व्यायाम न करना। एक और उदाहरण, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सामाजिक जिंदगी प्रभावित हो रही है और तुम खुद से संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे हो, तो यकीनन इसकी वजह न तो तुम्हारा काम या पढ़ाई है, न ही तुम्हारा साथी, न ट्रैफिक, और न ही खराब मौसम। और बहुत संभव है कि इसकी वजह दोस्त भी नहीं है, बल्कि यह कहीं ज्यादा संभव है कि इसकी वजह तुम्हारे भीतर ही कुछ है जो सही नहीं है। भविष्य की ओर आपके जीवन में एक स्पष्ट दिशा की कमी है। अभी तक आपको यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इस समय आपकी जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य क्या है। या फिर यह भी हो सकता है कि आप उतने अधिक साहसी नहीं हैं जितना आपको वास्तव में होना चाहिए, ताकि आप उठ सकें और सही दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर सकें। और आप ये जानते हैं, ये सब आपको संदेह करने या असुरक्षित महसूस करने की ओर ले जा सकता है, और यही संदेह आपको दूर कर देते हैं, आपको उदास कर देते हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के, या कभी कभी यहां तक कि गुस्सा भी दिला देते हैं। और इसके सामने क्या आपको लगता है कि खोजने के लिए काम न करना उचित है? आखिर वे भावनाएं किस वजह से पैदा होती हैं? और फिर भी काम में समस्याओं, पढ़ाई, अपने साथी, ट्रैफिक या खराब मौसम को दोष देना। वैन गॉग ने अच्छी तरह समझ लिया था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तुम भी कर सकते हो। अगर तुम यह जानने की कोशिश नहीं करते कि तुम्हें क्या तकलीफ दे रहा है, तो तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि असल में वह क्या है। यही वे कारण हैं जो उस दर्द को जन्म देते हैं। और अगर तुम उन कारणों को नजरअंदाज करोगे, तो उसका असर यानी दर्द फिर लौटेगा, और हर बार और भी ज्यादा ताकतवर और भी गहरा होकर लौटेगा। जैसे वह दर्द जो दर्द निवारक दवाओं का असर खत्म होने पर फिर से लौट आता है। ये इतना मुश्किल नहीं है, सच में नहीं है, और आज के वीडियो का मकसद भी यही है। तुम्हें विभिन्न रास्तों, सटीक तरीकों और प्रभावी माध्यमों की आवश्यकता है, और जो भी मार्ग तुम अपने भीतर इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपनाओ, वे ऐसे शक्तिशाली औजार भी होने चाहिए जो तुम्हें किसी भी प्रकार के डूबने से सुरक्षित रूप से बचाएं। एंकर। एक एंकर होता है जो जहाज को जमीन से बांधता है ताकि उसे धाराएं बहा कर न ले जाएं। यानी, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, वह औजार जो जहाज को डूबने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर वह डूब गया, अगर उसे धारा बहा ले गई, तो आखिरकार वह डूब ही जाएगा। हम सभी को अपनी अपनी एंकरों की पहचान करनी चाहिए। हमें अपनी खुद की एंकरें होनी चाहिए। तुम्हारी एंकरें कौन सी हैं? वैन गॉग के लिए पहली क्या थी? वह खुद को जानना था। वह अपनी भावनाओं और जज्बातों का अध्ययन करता था। दूसरी थी जो वह खोजता था उसे चित्रित करना। तीसरी थी अपनी खोजों को अपने भाई के साथ साझा करना। वह सिर्फ यह मानकर नहीं बैठ जाता था कि उसे कोई घाव है, वह उसे ध्यान से देखता था।
और तुम असल में, अगर तुम अब भी यहां हो तो बहुत मुमकिन है कि बिना जाने ही तुम पहले से ही ध्यान कर रहे हो और अपने भीतर देख रहे हो, अपने आप के भीतर। लेकिन ये तीनों उसकी एकमात्र एंकरें नहीं थीं। जो खोजबीन वह खुद में करता था, वह उसे अपने दर्द और अकेलेपन का विश्लेषण और संक्षेपण करने के लिए मजबूर करती थी, जो वह महसूस करता था। वह पेंटिंग का इस्तेमाल अपने गहरे भावनाओं और संवेदनाओं को देखने के एक माध्यम के रूप में करता था। और जब वह उन चित्रों को देखता था जिन्हें उसने खुद बनाया था और जो उसके भीतर से निकले थे, तो वह उन्हें वस्तुनिष्ठ बना सकता था, उन्हें पहचान सकता था। वह छवि उसकी मदद करती थी महत्व और उनके प्रभावों को समझने में। और फिर आती थीं चिट्ठियां, जो उसके लिए अपनी उस तन्हाई और दर्द को साझा करने का सबसे मानवीय और सबसे शब्दात्मक तरीका था जिसे वह अनुभव करता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उसके पास एक चौथा रास्ता भी था, एक चौथी एंकर, ताकि वह धाराओं में बह न जाए। और यह शायद उसका सबसे अच्छा चिकित्सीय संबंध था, शायद वह उपकरण जो उसे सबसे अधिक ठीक होने में मदद करता था। इसके अलावा यह उसका सबसे प्रमुख शरण स्थल था, प्रकृति। वैन गॉग जैतून के पेड़, सरू के पेड़, गेहूं के खेत, सितारों का इस्तेमाल करते थे अपने सबसे अच्छे भावनात्मक भाषा के रूप में। और जब वह किसी हिलते हुए सरू या अशांत आकाश को चित्रित करता था, तो असल में वह अपने ही मनोदशा को उकेर रहा होता था। और जब वह उसे कैनवास पर चित्रित कर देता अपने आप से बाहर, तो वह अब उसके दिमाग में नहीं रहता, वह कैनवास पर होता और वह उसे देख पाता था। और इस तरह वह उसे ठोस रूप में देखकर उसका विश्लेषण कर सकता था। वह ऐसे रंगों से चित्र बनाता था जो कभी कभी वे उन लोगों को चौंका सकते हैं जो केवल चित्र को देखते हैं, बिना उन रंगों के पीछे की असली वजह को समझे। और ये न तो किसी संयोग का परिणाम है और न ही वे हैं जो चित्रकार अपनी आंखों से देखता था। ये रंग उस चीज का एक गहरा और विस्तृत प्रतिबिंब है जो वह अपने भीतर की सबसे गहरी और छिपी हुई गहराइयों में लगातार खोजता था। और इसी तरह वह अपनी चिट्ठियों में थियो को बताया करता था। वह उसे उन रंगों के बारे में बताता था जो वह इस्तेमाल करता था और कहता था कि ये रंग उसे खुद से दूर जाने में मदद करते हैं। अपनी तात्कालिक अनुभूति से दूर होकर वह अपने असली कला के तकनीकी और भावनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर पाता था, जो कि खुद की खोज थी। सीधे शब्दों में कहें तो प्रकृति और सब कुछ, जो चीजें उसे प्रेरित करती थीं, वे थे चिकित्सीय संबंध। वे उसके लिए एक और साधन थे खुद को ठीक करने की कोशिश करने के लिए। उसका उदाहरण अपनाओ, गहराई में जाओ, केवल अपनी समस्याओं को पहचानने तक सीमित मत रहो, उनकी जड़ों को खोजने की कोशिश करो और उन उपकरणों या लंगरों का विश्लेषण करो, अगर तुम उन्हें ऐसा कहना पसंद करते हो जो तुम्हें बहाव में बह जाने से बचाने में सबसे ज्यादा मदद करे। और अपनी सफलता की कल्पना करो। तुम्हें बस अपने विश्लेषण में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। वैन गॉग ने अपनी भावनात्मक समस्याओं और अपनी अकेलेपन की वजहों को एक ऐसी विरासत में बदल दिया जो निस्संदेह पीढ़ियों तक मूल्यवान रहेगी। और तुम कम से कम हर दिन अपनी जरूरत की ताकत पाने के लिए यही कर सकते हो, आगे बढ़ने के लिए। तुम्हें इसे हासिल करने में क्या मदद कर सकता है? तो ठीक है, मुझे तुम्हें 2 और उपकरण देने दो जो बहुत बुनियादी और मुफ्त हैं। अगर तुम उन उपकरणों का महत्व समझो जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, तो तुम उनमें से हर एक को अर्थ दे पाओगे। ये सरल है, आसान है और सबसे बढ़कर, जैसा कि मैंने कहा, मुफ्त है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के ग्रेटर गुड साइंस सेंटर भी यही कहता है। यानी जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसका वैज्ञानिक आधार है। ये 2 उपकरण कौन से हैं? पहला, बाहर जाना, सड़क पर निकलना, टहलना, खुद को प्रकृति से घेर लेना। कभी खुद को बंद मत करो, बाहर जाओ और जब तुम ऐसा करोगे
तो तुम्हारे शरीर में प्राकृतिक रूप से एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे और तुम बेहतर महसूस करने लगोगे। तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करोगे और खुद के भीतर झांकने में एक नजरिए के साथ खुद की मदद करोगे। सकारात्मक। दूसरा उपकरण कौन सा है? लिखना। लिखो और कोशिश करो कि इसे नियमित रूप से करो, चाहे कागज पर, डायरी में या किसी ऐप में। यह ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे भावनात्मक पैटर्न यानी तुम्हारे महसूस करने के सामान्य तरीके को खोजने में मदद करेगी। और लिखने के लिए ध्यान और अपने आसपास एक निश्चित शांति की जरूरत होती है। जब तुम इसे करने बैठो, उस चीज पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें वैसा महसूस कराती है जैसा तुम महसूस करते हो, कुछ ऐसा जिसे सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। इसे लिखो। रोजाना 10 मिनट इसे करने के लिए निकालो और खुद से पूछो कि आज मुझे क्या रोक रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये जो मैं महसूस कर रहा हूं। और यहां पहुंचने पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी परफेक्ट जवाब नहीं ढूंढना चाहिए। तुम अकेले हो और अपने लिए लिख रहे हो। ईमानदारी से लिखो। और ऐसा करते हुए तुम अपनी समस्या की जड़ से पूरी तरह ठीक होना शुरू कर दोगे। यह सबसे सीधा रास्ता हो सकता है उन कारणों से मिलने की ओर जो तुम्हारे कठिन समय का कारण बन रहे हैं। वे कारण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वे अध्ययन जिनका मैंने जिक्र किया दिखाते हैं कि डायरी लिखना तनाव को कम करता है। और क्यों? बहुत आसान है, क्योंकि लिखना तुम्हारी भावनाओं को प्रोसेस करने में मदद करता है। यानी यह तुम्हें यह करने की अनुमति देता है, उन्हें देखना और बाहर से देखना, उन्हें विजुअलाइज करना, इसलिए और भी ज्यादा वस्तुनिष्ठता के साथ। बिल्कुल वही जो वैन गॉग करता था जब वह पेंटिंग करता था और फिर अपने भाई थियो को लिखता था। उन्हें कैनवास पर प्रतिबिंबित और रंगीन देखना उसे उन्हें निहारने में मदद करता था, उसे उनके बारे में सोचने का मौका देता था और फिर वह उनके बारे में लिख सकता था। जब तुम उस वस्तुनिष्ठता को हासिल कर लोगे तो सामान्य बात यह होगी कि तुम अनुभव करना शुरू कर दोगे। बहुत ही कम हफ्तों में तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन में सुधार आने लगता है। यह जानना कि वास्तव में तुम्हें दर्द या अकेलापन किस चीज से हो रहा है और उसे वस्तुनिष्ठ रूप देना, यानी तुम्हारे लिए उसे स्पष्ट कर लेना जैसे कि तुमने उसे कैनवास पर पेंट कर दिया हो, तुम्हारी मदद करेगा उस सुधार का अनुभव करने में। एक और अध्ययन जो पिछले अध्ययन से संबंधित है और 2013 में प्रकाशित हुआ था, ने पाया कि 76% लोग जिन्होंने सर्जरी से पहले अपनी संवेदनाओं के बारे में लिखा, वे कुछ ही हफ्तों बाद खुद को ठीक महसूस करने लगे। और एक अन्य इससे भी पहले 2003 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा करने से संज्ञानात्मक लाभ भी मिलते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि वैन गॉग सिर्फ एक साहसी नहीं था, वह एक जीनियस भी था और सबसे बढ़कर यही था। अगर तुम उस दर्द को नहीं देखोगे और पहचानोगे तो वह दर्द वहीं रह जाएगा। और वैन गॉग ने इसे पूरी तरह समझ लिया था और इसी तरह उसने इसे अपने भाई के साथ साझा किया। यह सिर्फ बहादुर होने की बात नहीं है, यह समझदारी की भी बात है और तुम समझदार हो। बस शायद तुमने कभी इसे इस तरह से नहीं सोचा होगा। इसे हमेशा याद रखना, जब तुम वास्तविक कारणों को समझते हो तो निश्चित रूप से परिणाम बदल जाते हैं। वैन गॉग ने अपने दर्द को सुंदरता में बदल दिया और तुम भी अपनी विपरीत परिस्थितियों को स्पष्टता में बदल सकते हो। आज से शुरू करो, टहलने जाओ, लिखो, भले ही सिर्फ 10 मिनट के लिए, और यह 3 दिन लगातार करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ है जो चलने लगता है। वैन गॉग दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने ही अराजकता को समझने के लिए चित्र बनाता था। और तुम अपने अराजकता को समझने के लिए क्या करने वाले हो? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उदाहरण के लिए ऐसी ऐप्स के सुझाव दूं
जो लिखने में आपकी मदद कर सकें या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ साझा करूं, वे अध्ययन जिनका मैंने उल्लेख किया है, तो मुझे कमेंट्स में लिखें। मैं आपको पढ़ता हूं और आपको आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, हमेशा आगे।